स्वागत है दोस्तों आप सभी का सौरभ स्टडी पॉइंट में। तो आइए आज हम जो इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के आए हुए हैं दोस्तों, ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित है। और जो ये आपका प्रीवियस सेट है दोस्तों, ये जो प्रीवियस सेट है ये 7 फरवरी 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था वही सारे प्रश्न हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हुए हैं। इसमें हम आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन तैयार करवाएंगे, जो दोस्तों आप लोग एग्ज़ाम में बहुत अच्छी से उनको तैयार करके जाइएगा। तो आइए बात करते हैं पहले प्रश्न के बारे में दोस्तों। तो बात कर लेते हैं कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बारे में। तो इसका पहला प्रश्न हमको क्या दिया गया है कि बच्चों के प्राथमिक वर्ष का में विकास क्रम है। बच्चों के प्राथमिक वर्षों में विकास का क्रम है। तो दोस्तों विकास का क्रम क्या है, किस तरह से चलता है उनके विकास का क्रम। तो आइए बात करते हैं राइट ऑप्शन के बारे में। तो इसका पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, सरल से जटिल की तरफ होता है। कैसा होता है? सरल से जटिल की तरफ होता है। तो इस तरह से बच्चों का प्राथमिक वर्षों में जो विकास होता है ये इसका क्रम है। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर चलते हैं कि अगला प्रश्न हमको क्या देखने को मिलता है। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया करिए। और हम आपको डेली 20 अगस्त तक, जैसा कि आप लोगों को पता है कि डेली हम आपको एक प्रीवियस सेट करा रहे हैं जो एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर कि भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल कौन सा है। तो संवेदनशील काल कौन सा है, तो बात कर लेते हैं इसके राइट ऑप्शन के बारे में। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, आरंभिक बाल्यावस्था जो होता है ये संवेदनशील काल के नाम से हम इसको जानते हैं। तो दोस्तों जो संवेदनशील अवधि है ये जन्म से शुरू होती है और विकास के दूसरे वर्ष में चरम पर होती है और लगभग 5 वर्ष की आयु तक जारी रहती है। तो दोस्तों कब से शुरू होती है? दोस्तों ये जन्म से शुरू होती है। जन्म से शुरू होती है हमारी संवेदनशील काल जो है वो जन्म से शुरू होती है। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसी के साथ में हम अगला प्रश्न हमको यहाँ पर देखने को मिलता है कि वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं कहलाती है। तो वह प्रक्रिया बतानी है जिसमें बच्चे जो हैं समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं, क्या कहलाती है? तो आइए बात करें राइट ऑप्शन के बारे में। तो समाजीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? समाजीकरण कहलाती है। तो इस तरह से इसका जो पहला ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमको क्या देखने को मिलता है यहाँ पर कि संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुकरण करने लगते हैं व उनमें वस्तु स्थायित्व की योग्यता आ जाती है। तो संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में दोस्तों वो चरण बताना है जिसमें बच्चे जो है वो अनुकरण करने लगते हैं व उनमें वस्तु स्थायित्व की योग्यता आ जाती है। तो आइए बात करें राइट ऑप्शन के बारे में। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा संवेदी चालक। कौन सा दोस्तों वो चरण हो जाएगा? संवेदी चालक जो हमारा ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ये जन्म से 2 वर्ष तक की रहती है। कब से रहती है दोस्तों? जन्म से 2 वर्ष तक। जन्म से 2 वर्ष तक जो है वो संवेदी चालक रहती है। इसी तरह के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम आपको बारी बारी से देखने को मिलेंगे। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में कि अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है। तो अगला प्रश्न जैसा कि यहाँ पे दिया गया है दोस्तों कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वह बच्ची जो सूरज को सजीव मानती है क्योंकि वो रोशनी देता है अपनी सोच में क्या दर्शाती है। तो आइए बात करें कि जीन पियाजे का जो सिद्धांत है उसके अनुसार बताना है कि जो बच्चे है, जो एक बच्ची है वो सूरज को सजीव मानती है। दोस्तों सजीव क्या होता है? जिसमें जीवन होता है। तो क्योंकि वो रोशनी देती है इसलिए अपनी सोच को क्या दर्शाती है वो। तो बात करें राइट ऑप्शन के बारे में। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाए जीववादी चिंतन। क्या हो जाएगा आंसर इसका? जीववादी चिंतन हो जाएगा। तो दोस्तों बच्चे सोचते हैं कि उनके आसपास की हर चीज़, यहाँ तक कि वो खिलौने भी सजीव हैं अगर बात करें। या उदाहरण पियाजे द्वारा एनिमिज्म कहे जाने वाले पूर्व संचालन चरण की एक प्रमुख विशेषता की ओर इशारा करता है। तो इस तरह से जो हमका इसका जो पहला ऑप्शन होगा जीववादी ऑप्शन जो होगा वो राइट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं हम कि निम्न में से कौन सी संकल्पना लेव वायोगोत्स्की द्वारा प्रतिपादित नहीं है। तो दोस्तों जो लेव वायगोत्स्की द्वारा प्रतिपादित नहीं है संकल्पना इस कौन सी है चारों ऑप्शन में से। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, स्कीमा। तो इस तरह से तो दोस्तों स्कीमा समझ की इकाइयां हैं जिन्हें श्रेणीबद्ध रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है और साथ ही एक दूसरे के साथ जटिल संबंधों में बुना किया जा सकता है। तो इस तरह से जो दोस्तों प्रतिपादित लेव वायगोत्स्की द्वारा प्रतिपादित नहीं है कौन सी स्कीमा, जो ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया दोस्तों। अगला प्रश्न है कि लेव
वाइगोत्स्की के सिद्धांत के निहितार्थ के अनुरूप कौन सा कथन शैक्षिक प्रणाली के लिए सही है। तो आइए बात कर लेते हैं कि कौन सा कथन है जो चारों ऑप्शन में से शैक्षिक प्रणाली के लिए सही है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त इशारे व संकेत प्रदान कर विद्यार्थियों को पाढ़ आलंबन देना। क्या देना दोस्तों, पाढ़ आलंबन देना, जो हमारा ऑप्शन होगा वो एक तरह से करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह के एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, अगला प्रश्न है कि कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास की प्रथम अवस्था की क्या विशेषता है। कोहल वर्ग के अनुसार दोस्तों नैतिक विकास की प्रथम अवस्था की क्या विशेषता है। तो बात करें प्रथम अवस्था की विशेषता के बारे में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पहला आंसर हमारा हो जाएगा नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना। नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना, जो हमारा ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष में, तो चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको बताना है कि कक्षा कक्ष में कौन सा ऑप्शन होगा जो करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा कि एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष में बच्चे उन गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वह अपनी क्षमताओं को पा लेते हैं। तो इस तरह से हमारा जो सेकंड ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो प्रगतिशील शिक्षा दर्शन कहता है कि शिक्षक को रट्टा मारकर याद करने की बजाय बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि वो कैसे सोचना चाहिए। तो इस तरह से जो हमारा ऑप्शन होगा वो राइट हो जाएगा, सेकेंड वाला। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न हमको क्या दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे होंगे हम कि निम्न में से किस प्रकार की बुद्धि को वर्णन हार्वर्ड गार्डनर द्वारा किया गया था। दोस्तों वे में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि किस प्रकार की बुद्धि का जो वर्णन है वो हार्वर्ड गार्डनर द्वारा किया गया था। तो आइए बात करें कि कौन सी वो बुद्धि है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, भाषाई बुद्धि। क्या हो जाएगा, भाषाई बुद्धि जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो एक भाषाई बुद्धि में जो दोस्तों जो बोली जाने वाली और लिखित भाषा को समझने और उपयोग करने की क्षमता है दोस्तों। तो इस तरह से सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में कि एक प्राथमिक कक्ष में शिक्षिकाओं को व्यक्तिगत वाक खुद से बातचीत जो हमारी सोच और व्यवहार का मार्गदर्शन करती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक प्राथमिक कक्ष में शिक्षिकाओं को व्यक्तिगत वाक मतलब खुद से बातचीत जो हमारी सोच और व्यवहार का मार्गदर्शन करती हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला ऑप्शन करेंगे प्रोत्साहित करना। क्या हो जाएगा, प्रोत्साहित करना जो ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। निजी वाक संचार आत्म मार्गदर्शन और व्यवहार के आत्म नियमन के लिए स्वयं से बोली जाने वाली वाणी दोस्तों क्या होती है, व्यक्तिगत वाक होती है। तो इस तरह से इसका जो पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा प्रोत्साहित करना चाहिए, हमारा जो ऑप्शन होगा वो राइट हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न हमको क्या देखने को मिलता है कि मोहन ने घर व समाज में लड़कों की भूमिका को देखते हुए स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में लड़की की भूमिका को यह कहकर निभाने से इनकार कर दिया कि वह एक लड़का है, इसलिए वह एक लड़की की ड्रेस नहीं पहनेगा। तो दोस्तों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है हमको कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो आइए बात करें कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों। तो राइट ऑप्शन के बारे में अगर बात करें तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा जेंडर प्रारूप। क्या हो जाएगा, जेंडर प्रारूप जो आंसर होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से जो क्वेश्चन है वो आपको बारी बारी से देखने को मिलेंगे। तो दैनिक जीवन में दोस्तों जेंडर शब्द आमतौर पर घरों, समुदाय, पुरुषों और महिलाओं के बीच पक्षपाती संबंध को संदर्भित करता है। और दोस्तों इसी तरह से जो क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो जो भी बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके पास समय बहुत ही कम है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं दोस्तों, जिसमें आप अपने एग्ज़ाम सिटी चेक कर सकते हैं, कि आपका सेंटर कहाँ गया है, किस सिटी में गया है। तो आप लोग के पास समय बहुत कम है, वीडियो पे अंत तक बने रहें, हम आपको वेरी से वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन कराएंगे। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखने को मिलता है कि एक ही कक्षा में अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थियों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। कि एक ही कक्षा में अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थी हैं, उनको सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो बात करें राइट ऑप्शन के बारे में, क्या कहलाती है दोस्तों, तो विभेदित निर्देश कहलाती है। क्या कहलाती है, विभेदित निर्देश कहलाती है। तो पहला ऑप्शन जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमको यहाँ पर देखने को क्या मिलता है कि
सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में मूल्यांकन का प्रमुख तरीका क्या होता है? सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में मूल्यांकन का प्रमुख तरीका क्या होता है? तो इसका प्रमुख तरीका क्या हो जाएगा दोस्तों? सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सहयोगात्मक परियोजनाएं। क्या हो जाएगा? सहयोगात्मक परियोजनाएं जो होंगे दोस्तों, ये प्रमुख तरीका हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, देखते हैं कि शिक्षार्थियों के आकलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। शिक्षार्थियों के आकलन का सबसे महत्वपूर्ण क्या दोस्तों उद्देश्य है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, अध्यापन की प्रभावशीलता पर विचार करना और सीखने को बढ़ाने के लिए इसे संशोधित करना। क्या हो जाएगा कि अध्यापन की प्रभावशीलता पर विचार करना और सीखने को बढ़ाने के लिए इसे संशोधित करना। तो हमारा ये जो पहला ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ चलते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है दोस्तों। अगले प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं हम। यहाँ पर हैं कि विद्यार्थियों को उनकी अभिरुचि, ज़रूरतों व परिवेश की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर उन्हें विविध प्रकार की गतिविधियों व अनुभवों के विकल्प देना किस सिद्धांत का पालन करता है? तो हमको वो सिद्धांत बताना है कि किस सिद्धांत का पालन करता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? अगर बात करें राइट ऑप्शन के बारे में तो समावेशन जो ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो समावेशी शिक्षा बच्चों को अपनी उम्र के अन्य छात्रों के साथ रहते हुए व्यक्तिगत लक्ष्यों पर काम करने की अनुमति देता है। तो इस तरह से जो पहला ऑप्शन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से क्या कक्षा कक्ष में सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा नहीं देता है? तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्न में से क्या कक्षा कक्ष में सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा नहीं देता है? तो बात करें सही जवाब के बारे में कि बढ़ावा देता है दोस्तों या नहीं देता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, केवल प्रभावी संस्कृत के त्यौहार मनाना। केवल प्रभावी संस्कृत के त्यौहार मनाना जो ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम में बारी बारी से देखने को मिलेंगे। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है, देखते हैं कि पाठ पढ़ने व लंबे अंशों को समझने में उन विद्यार्थियों को कठिनाई होती है जो से जूझ रहे हैं। तो दोस्तों हमको बताना है कि पाठ पढ़ने व लंबे अंशों को समझने में उन विद्यार्थियों को कठिनाइयाँ होती हैं जो दोस्तों किससे जूझ रहे हैं। तो आइए बात करें सही जवाब के बारे में। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बात करें सेकेंड ऑप्शन, पठन वैकल्य से। कौन से जूझ रहे हैं? पठन वैकल्य से अगर वो जूझ रहे हैं दोस्तों तो इस तरह की समस्या है। और जो पठन वैकल्य होती है दोस्तों इसको क्या बोलते हैं? डिसलेक्सिया। एक सीखने का विकार है जो आपके पढ़ने और बोलने की क्षमता को प्रभावित करता है। डिसलेक्सिया जो है ये पीड़ित लोगों को अच्छी गति और बिना गलती के पढ़ने में परेशानी होती है। तो इस तरह से जो हमारा सेकंड ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है, श्रवण बाधित बच्चों के लिए कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त नहीं है? श्रवण बाधित जो होते हैं दोस्तों उन बच्चों के लिए कौन सी शिक्षण सामग्री जो है वो उपयुक्त नहीं है? तो बात करें सही जवाब के बारे में तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, श्रव्य किताबें। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? श्रव्य किताबें जो ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह के जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन है वो बारी बारी से आपको देखने को मिलेंगे। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है। अगले प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं हम। यहाँ पर हैं कि एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में सृजनात्मक बच्चों की पहचान करने के लिए किस प्रकार प्रश्न पूछने चाहिए? सृजनात्मक बच्चों की पहचान करने के लिए वो किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? तो बात करें सही जवाब के बारे में तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा, खुले जवाब वाले मुक्तोत्तर प्रश्न। कौन से हो जाएंगे? खुले जवाब वाले मुक्तोत्तर प्रश्न जो होंगे वो इस तरह के प्रश्न उनको पूछने चाहिए। तो इसी तरह के जो प्रश्न पूछने पे दोस्तों सृजनात्मक बच्चों का दोस्तों आकलन कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या रहने वाला है। अगला प्रश्न जैसा कि यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, अगले प्रश्न के बारे में बात करें। अगला प्रश्न जैसा यहाँ पे दिया गया है दोस्तों कि यह महत्वपूर्ण है कि बच्चा अपने साथ जो अनुभव स्कूल में लाता है, यह महत्वपूर्ण है कि बच्चा अपने साथ जो अनुभव स्कूल में लाता है उन्हें आगे बढ़ाया जाए। क्या होगा दोस्तों? उन्हें आगे बढ़ाया जाए। तो तीसरा ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं, कि जो बच्चे हैं दोस्तों वो कैसे सीखते हैं। तो इसका जो हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों ऑप्शन जो होंगे वो हमारे करेक्ट हो जाएंगे। तो बच्चे कैसे सीखते हैं? चीज़ों को बनाकर व कार्य कर कर
पढ़कर व लिखकर, बोलकर व सुनकर, सोचकर व मनन करके। तो इस तरह से जो हमारे चारों ऑप्शन होंगे वो करेक्ट हो जाएंगे। आइए बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमको क्या दिया गया है, तो आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है कि किस कक्षा कक्ष में विद्यार्थी बेहतर ढंग से सीखेंगे, कि किस कक्षा कक्ष में विद्यार्थी बेहतर ढंग से सीखेंगे। तो इसका जो अगर राइट जवाब के बारे में बात करें तो दोस्तों वो कौन सी कक्षा कक्ष होगी, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। शिक्षक बच्चों को उनकी गति के अनुसार सीखने की अनुमति देता है। शिक्षक जो है बच्चों को उनकी गति के अनुसार सीखने की अनुमति देता है। तो थर्ड ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है कि जब शिक्षक बच्चों के अनुभवों को कक्षा में शामिल करते हुए उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से उदाहरण देता है, तब वह बच्चों में किस भावना का प्रोत्साहित करता है। कि जब शिक्षक बच्चों के अनुभवों को कक्षा में शामिल करते हुए उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में उदाहरण देता है, तब वह बच्चों में किस भावना को प्रोत्साहित करता है। तो बात करें सही जवाब के बारे में तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अपनापन। क्या हो जाएगा जवाब दोस्तों, अपनापन जो होगा वो हमारा राइट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब भाषा सीखी जाती है तो उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में अपनापन का भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, जिसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से जो हमारा पहला ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि समस्या समाधान की प्रक्रिया किससे बेहतर होती है। समस्या समाधान की प्रक्रिया किससे बेहतर होती है। तो बात करें सही जवाब के बारे में तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, तार्किक सोच से। किससे, तार्किक सोच से दोस्तों जो प्रक्रिया होती है वो समस्या समाधान से बेहतर होती है। तो इस तरह से पहला ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि बच्चों की भ्रांतियाँ व त्रुटियाँ, बच्चों की भ्रांतियाँ व त्रुटियाँ जो ऑप्शन होगा हमारा इसमें क्या राइट रहने वाला है। तो आइए बात करें बच्चों की भ्रांतियाँ व त्रुटियों के बारे में। बच्चों को सोच में झांकने के अर्थपूर्ण मौका देती है। बच्चों की भ्रांतियाँ व त्रुटियाँ बच्चों की सोच में झांकने के अर्थपूर्ण मौका देती है। तो इस तरह से इसका जो थर्ड ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न जैसा कि यहाँ पर दिया गया है दोस्तों कि इस बात का संकेत है कि शैक्षिक गतिविधियाँ बच्चों के लिए यांत्रिक व दोहराव वाली हो गई हैं तथा उसकी रुचि की नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस बात का संकेत है कि शैक्षिक गतिविधियां बच्चों के लिए यांत्रिक व दोहराव वाली हो गई हैं तथा उसकी रुचि की नहीं है। तो इस तरह से इसका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, तो ऊब। कौन सा दोस्तों, ऊब जो ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह के प्रश्न हैं जो आपको एग्जाम में बारी बारी से देखने को मिलेंगे। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि अभिकथन। अगला क्वेश्चन दिया गया है अभिकथन। कुछ हमको कथन दिए गए हैं दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग हमको इसका आंसर बताना है कि इसके ऑप्शन में कौन सा हमारा जो ऑप्शन होगा वो राइट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि अधिगम अभिकथन क्या होता है दोस्तों। अभिकथन के बारे में अगर बात करें तो इसमें जो ऑप्शन हमको दिए गए हैं दोस्तों, इसमें तो चौथा ऑप्शन हमारा दिया गया है ए और आर दोनों गलत है। जो हमको अभी कथन दिए गए दोस्तों, जो हमको यहाँ पे कथन दिए गए हैं, यहाँ पे ए और आर दोनों क्या हैं, दोनों के दोनों गलत है। कैसे, बच्चों में सजा का डर पैदा करके सीखने का सुसाध्य किया जाना चाहिए, तो ये भी गलत है दोस्तों। इनाम व सजा अर्थपूर्ण सीखने में बेहद प्रभावशाली है, तो दोस्तों ये भी गलत है। तो इस तरह से जो हमारा ऑप्शन दोस्तों चौथा ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत है। इसी तरह के प्रश्न जो है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है। निम्न में कौन सा कारक है जो सीखने में प्रभावित करता है। तो बात करें सही जवाब के बारे में दोस्तों, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों, इसमें कुछ ऑप्शन जो है वो मिसप्रिंट हो गए हैं दोस्तों। हम आपको इसका आंसर बता देने हैं कि सीखने को प्रभावित करने वाले कारक दोस्तों, सीखने को प्रभावित करने वाले कौन कौन से हो जाएंगे। तो दोस्तों बालक की योग्यता एवं क्षमता, बालक की योग्यता एवं क्षमता हो जाएगा पहला दोस्तों। दूसरा अगर बात करें तो निश्चित उद्देश्य हो जाएगा। तीसरा बात करें तो प्रेरकों का प्रयोग हो जाएगा। चौथा विषय का स्वरूप एवं विधि हो जाएगा। शिक्षक का व्यक्तिगत व्यक्तित्व हो जाएगा पांचवा। छठा दोस्तों हो जाएगा सहायक साधनों का प्रयोग। दोस्तों ये आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आपको इतना समय नहीं लेंगे कि दोस्तों लिखने में जितना समय लगा है हमने आपको बोल के बता दिया है और आप इनको आसानी से लिख सकते हैं। आइए इसी के साथ में हम बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न पर कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। तो अगले प्रश्न के बारे में दोस्तों बात करें, यहाँ पर देखिए हमारा स्टार्ट हो गया है पर्यावरण अध्ययन।
दोस्तों पर्यावरण अध्ययन शुरू हो गया है, इसके भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हम आप लोगों को कराने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या है ईवीएस का, कि टैपियोका जिसको कसावा कहते हैं पौधे का खाने योग्य हिस्सा ए है और यह बी में प्रचुर मात्रा में उगाया जाता है। ए और बी क्रमशः क्या है? तो हमको बताना है कि ए का वह हिस्सा कौन सा जो खाया जाता है और बी का वो हिस्सा कौन सा है जहाँ पर ये प्रचुर मात्रा में उगाया जाता है। तो बात करें सही जवाब के बारे में तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये ए का हिस्सा दोस्तों जड़ हो जाएगा और कहाँ पे उगाया जाता है? ये केरल के अंदर दोस्तों ये उगाया जाता है। तो इस तरह से जो थर्ड ऑप्शन होगा हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि ए की कमी से रक्त अल्पता, जिसको दोस्तों एनीमिया के नाम से जानते हम लोग हैं, और बी तथा सी ए के उत्तम स्रोत हैं। ए बी और सी में क्रमशः क्या है? तो आइए बात करें ए और बी सी में क्या है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। लोहा में दोस्तों आयरन, पालक, खजूर, इन सब चीज़ों को खाने से दोस्तों हमारे अंदर आयरन की कमी अगर होती है तो वो पूरी तरह से हमारे शरीर में दोस्तों मौजूद हो जाती है। अगर हम पालक और खजूर का यूज़ करते हैं तो आयरन की कमी हमारे शरीर में नहीं रहेगी। आइए दोस्तों अगर बात कर लें एनीमिया के बारे में, तो एनीमिया को ठीक करने के लिए रोगियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आहार में आयरन से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे दोस्तों पालक हो गया, खजूर हो गया और दोस्तों अनार हो गया और दोस्तों खजूर हो गया और अंकुरित अनाज, कौन से? अंकुरित अनाज अगर वो खाते हैं, अपने खाद्य पदार्थ में शामिल करते हैं तो उनके अंदर एनीमिया की कमी को दूर किया जा सकता है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया है कि अंजलि नई दिल्ली से तिरुवनंतपुरम रेल द्वारा यात्रा कर रही है। अपनी रेल यात्रा के दौरान वह निम्नलिखित में से किन नदियों से गुजरेगी? तो हमको बताना है कि जो अंजलि है अगर वो दिल्ली से तिरुवनंतपुरम जा रही है बाय ट्रेन तो वो किन नदियों से होकर के गुजरेगी? तो आइए बात करें सही जवाब के बारे में। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन होगा हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नर्मदा नदी पड़ जाएगी रास्ते में, दूसरी हो जाएगी दोस्तों कृष्णा नदी, कौन सी हो जाएगी? कृष्णा नदी, और तीसरी जो होगी हमारी कौन सी हो जाएगी? गोदावरी नदी। इन नदियों से होकर के वो गुजरेगी, तब वो दोस्तों कहाँ पहुँचेगी? नई दिल्ली से तिरुवनंतपुरम पहुँचेगी। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है? अगला प्रश्न है कि कौवे जो हैं दोस्तों वो लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल करके वृक्षों पर अपना घोंसला बनाते हैं, लेकिन एक्स अपना घोंसला नहीं बनाती है और अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है। तो एक्स कौन है? तो दोस्तों हमको एक्स का नाम बताना है कि वो एक्स कौन है जो कौवे के घोंसले को यूज करती है, प्रयोग करती है। तो आइए बात करें सही जवाब के बारे में दोस्तों। जैसा कि यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन कुछ हमारे सही साफ दिख नहीं रहे हैं, लेकिन हम आपको दोस्तों बता दे रहे हैं कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कोयल। कोयल जो है दोस्तों वो अपना घोंसला नहीं बनाती है और वो कौवे के घोंसले में दोस्तों अपना अंडा देती है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है कि वाई के जिले एक्स में इत्र, गुलाब जल और केवड़ा जल बहुत बड़े पैमाने पर तैयार किए जाते हैं। एक्स और वाई क्या है? तो हमको बताना है कि एक्स और वाई क्या है दोस्तों यहाँ पर। तो बात करें सही जवाब के बारे में तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वाई के जिले में एक्स में तो दोस्तों कन्नौज उत्तर प्रदेश क्या हो जाएगा दोस्तों? कन्नौज जो है वो उत्तर प्रदेश में है। तो एक्स और वाई क्या है हमको समझ में आ गया कि एक्स हमारा क्या है? कन्नौज हो जाएगा, वाई हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है कि उबला हुआ अंडा पानी से भरे मग में डाला जाए तो यह डूब जाता है, जबकि नमक वाले पानी में डाला जाए तो यह ऊपर तैरता है। क्यों दोस्तों? तर्क हमको देना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? जैसा कि ऑप्शन हमको यहाँ पे देखने को मिलता है तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या सही नहीं है। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है वो ए की व्याख्या सही नहीं है। तो इस तरह से जो हमारा राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही हो जाएंगे। तो ए और आर दोस्तों हमारे क्या हो जाएंगे? दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है वो ए की व्याख्या में हमारा सही सटीक नहीं बैठता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। जैसा कि बात करें अगले प्रश्न के बारे में, आजकल हम देखते हैं कि बहुत से कुएं पूरी तरह से सूख चुके हैं। इस स्थिति का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो इस स्थिति का जो मुख्य कारण है वो क्या हो सकता है? तो बात करें राइट ऑप्शन के बारे में दोस्तों तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन ए और बी। तो आइए देखते हैं ए और बी क्या क्या है दोस्तों इसमें ऑप्शन में। लोगों ने दोस्तों अगर बात करें कि लोगों ने कुएं के समीप क्षेत्रों में बोरिंग पंप लगाने शुरू कर दिए हैं। कुएं के आसपास के क्षेत्र में मिट्टी कंक्रीट हो गई है। तो इस तरह से जो पहला और दूसरा ऑप्शन होगा हमारा राइट हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न हमको क्या देखने को मिलता है यहाँ पर कि
ठहरे जल पर मिट्टी का तेल डालने बरसात के दिनों में मच्छर के प्रजनन को रोकने का एक सामान्य तरीका है, इसका क्या कारण है? तो दोस्तों अगर ठहरे हुए पानी पर मच्छर पनप रहे हैं और उस पर हम मिट्टी का तेल डाल देते हैं तो डालने का क्या कारण है दोस्तों, क्यों डालते हैं? तो आइए बात करें सही जवाब के बारे में। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, मिट्टी के तेल से मच्छरों को ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हो जाती है। तो दोस्तों जब पानी के ऊपरी पर तेल डाल दिया जाता है तो जो पानी के नीचे दोस्तों जो ऊपरी लेयर से नीचे मच्छर हैं वो ऑक्सीजन उनको आपूर्ति नहीं हो पाती, जिससे वो मच्छर क्या होते हैं, प्रजनन नहीं कर पाते हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है ये बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी की तट रेखा पर हैं? तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी की तट रेखा पर कौन से प्रदेश हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो बात करें सही जवाब के बारे में तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है। तो दोस्तों ये 3 स्टेट जो हैं वो बंगाल की खाड़ी की तट रेखा पर स्थित हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि भारत के एक गांव में घरों की दीवारों आमतौर पर मोटी होती हैं और मिट्टी से पुती होती हैं। इन घरों की छतें कांटेदार झाड़ियाँ से बनाई जाती हैं। इस प्रकार के गांव आमतौर पर किस क्षेत्र में हैं? तो इस तरह के जो गांव हैं वो आमतौर से किस क्षेत्र में हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मरुस्थल क्षेत्र में है। कहाँ पे हो जाएंगे दोस्तों, मरुस्थल क्षेत्र में है। राजस्थान में मौसम बहुत गर्म होता है और वर्षा कम होती है। राज्य का कुछ भाग मरुस्थल से आच्छादित है। रेगिस्तान के कारण दोस्तों घरों की मोटी दीवारें गर्मी में गर्मी और सर्दियों में अत्यधिक ठंड से लोगों को बचाती हैं। तो इस तरह से जो हमारा मरुस्थल क्षेत्र होगा वो कौन सा क्षेत्र दोस्तों हो जाएगा, मरुस्थल क्षेत्र हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट रहने वाला है। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि शकरकंद एक जड़ है और इसका तर्क क्या दिया गया है, यह भोजन संग्रहित करती है। तो दोस्तों शकरकंद एक जड़ है, यह भोजन संग्रहित करती है। तो इसका पहला ऑप्शन जो होगा हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों बात करें इसका जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या दिया गया है कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है, लेकिन आर जो है दोस्तों वो ए की व्याख्या नहीं करता है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा जो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट रहने वाला है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में कि झूम की खेती में एक प्रकार की खेती होती है जिसमें खरपतवारों को उखाड़ने के स्थान पर काट और जला दिए जाते हैं। दोस्तों झूम एक खेती है जिसके खरपतवारों को उखाड़ने के स्थान पर काट कर वहीं पर जला दिए जाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा अगर बात करें राइट ऑप्शन के बारे में। और दोस्तों यहाँ पे आर भी ऑप्शन दिया गया है। तो आर में क्या कह रहा है कि राख मिट्टी में मिल जाती है जिससे कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। तो इस तरह से हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या भी सही है। तो दोस्तों ए और आर हमारे जो ऑप्शन है वो दोनों सही हैं और इसमें जो आर और ए की जो व्याख्या है वो भी हमारी क्या हो जाएगी, राइट है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। तो बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में कि केचुआ किसानों का सबसे अच्छा मित्र है। तो हमारा दावा ए है। तर्क क्या है कि केचुआ खरपतवार को नष्ट करते हैं, केचुए जो हैं वो खरपतवार को नष्ट करते हैं। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हमारा थर्ड हो जाएगा दोस्तों। तीसरा सही हो जाएगा कि ए सही है लेकिन आर गलत है। तो यहाँ पे दोस्तों ए जो है हमारा ऑप्शन ये राइट हो जाएगा लेकिन आर जो है वो हमारा गलत है। तो इस तरह से थर्ड ऑप्शन जो होगा वो हमारा राइट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या देखने को मिलता है यहाँ पर। अगला प्रश्न है कि राजीव अपने घर में कंपोस्ट खाद बनाना चाहता है लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट पदार्थ उसको कंपोस्ट पिट में डालना चाहिए। तो कौन से अपशिष्ट पदार्थ उसको कंपोस्ट पिट में डालने चाहिए। तो बात करें सही जवाब के बारे में दोस्तों तो इसका सेकंड ऑप्शन जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, वनस्पति छिलके, छनी हुई चाय की पत्तियां और कागज। तो इस तरह से सेकंड ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि बीज, अगर बात करें बीज के बारे में दोस्तों तो बीज क्या है एक तरह से। तो बात करें सही जवाब के बारे में इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन, सजीव है क्योंकि यह एक पौधे में वृद्धि कर सकता है। क्या होता है, बीज एक सजीव है क्योंकि यह एक पौधे में वृद्धि कर सकता है। तो इस तरह से जो थर्ड ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए